दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग एडिटोरिया का 50 डेज प्लान कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 3 डे का प्लान कर लिया है। आज का दिन जो है वो चौथा दिन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम लोग करेंगे। 100 प्रश्न इन तीनों टॉपिकों को मिला करके होंगे, 100 MCQ, और इसका जो है आप लोग हमारे साथ हल करेंगे। ठीक है, और अंत में देखेंगे आपको कितने प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सपोर्ट आप लोग करिए और हम आपके लिए ये प्रश्न जो है लाते हैं। चलिए तो पहला जो है आज का प्रश्न है, ये कह रहा है कि 19वीं सदी में समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों में सम्मिलित थे। तो 19वीं सदी में समाज और धर्म सुधार आंदोलन को क्या क्या प्रेरित किए थे। इसमें कह रहा है कि पहला है प्राच्यवादियों का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई मिशनरियों का योगदान, प्रेस तथा यातायात का विकास। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों जो है 19वीं सदी में समाज और धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित किए थे। ठीक है, प्राच्यवादियों का प्रभाव, प्राच्यवादी क्या करते थे, भारतीय संस्कृति को गुणगान करते थे। ठीक है, जो अतीत की हमारे भारतीय संस्कृति थी उसका गुणगान करते थे। कौन? जो अंग्रेज थे वो, इसीलिए उसको प्राच्यवादी कहा गया था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव स्वरूप पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से संपर्क बढ़ा। ठीक है, जब अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ा तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो पश्चिमी संस्कृति थी उससे भी संपर्क बढ़ गया। ब्रिटिश द्वारा समाज सुधार के लिए कानून बनाया गया, जैसे कि सती प्रथा के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, सती प्रथा रोकने के लिए, दहेज रोकने के लिए। तो इस तरह का जब कानून बनाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, समाज और धर्म सुधार आंदोलनों को और भी ज़्यादा प्रेरित करता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। प्रेस तथा यातायात का विकास। ठीक है, सड़कें बनी, प्रेस आया। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है। ठीक है, इसे यूरोपीय पुनर्जागरण की तरफ भौगोलिक एवं वैज्ञानिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय पुनर्जागरण राजनीतिक पराधीनता के काल में प्रारंभ हुआ। भारतीय पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। भारतीय बुद्धिजीवियों ने पुनर्जागरण के चरण में पाश्चात्य मॉडल को पूरी तरह स्वीकार किया। तो इसमें जो गलत कथन है वो डी ही गलत कथन है कि क्योंकि भारतीय बुद्धिजीवी जो है पाश्चात्य मॉडल से प्रभावित थे, परंतु पाश्चात्य मॉडल के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी दर्शाई थी। ठीक है, उन्होंने पाश्चात्य तथा परंपरागत मॉडल दोनों के बीच रचनात्मक सामंजस्य लाकर उन्होंने वैकल्पिक आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय के संबंध में कह रहा है कि सूची 1 और 2 में मिलान करना है। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1827 में उनके द्वारा लिखा गया था। आत्मीय सभा का गठन 1828 में, ब्रह्म सभा की स्थापना 1814 में, कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना 1820 में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये देखिए, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है 1820 में लिखा गया था। ठीक है, आत्मीय सभा का गठन 1814 में हुआ था, ब्रह्म सभा की स्थापना जो है 1828 में हुआ था, कलकत्ता यूनिटेरियन की समिति की जो स्थापना है वो 1823 में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस कब हुआ था, लिखा गया था, तो 1820 में। आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था, 1814 में। ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना तो ये 1823 में। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो जनसंख्या के कौन से वर्ग को आकर्षित किया था, बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातिया को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, या उदार रजवाड़े को। तो ये किया था 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 का मतलब हो गया बुद्धिजीवी को किया था, ठीक है, नगरीय उच्च जातियों को किया था और उदार रजवाड़े को किया था। निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग को कभी भी ये सब आंदोलन जो है उतनी ज़्यादा आकर्षित नहीं करती है कोई भी आंदोलन, क्योंकि उनकी जो जीवन यापन होती है
वह दैनिक चर्या में ही सिमट कर रह जाती हैं, ठीक है, भरण पोषण तक ही सीमित कर रह जाती है, तो वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं। इस वजह से कोई भी आंदोलन जो है निम्न वर्गों को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है जब तक कि निम्न वर्गों द्वारा वो आंदोलन ना किया गया हो, ठीक है। तो धर्म और समाज सुधार आंदोलन जो है वो ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोगों को ही प्रभावित करते हैं, जैसे कि बुद्धिजीवी हो गए जो सोचने समझने वाले, जो इलाइट वर्ग के लोग थे उनको लिए, और जो नगर में उच्च जातियाँ थीं, ठीक है, उनको, और उधार जो रजवाड़े थे उनको, ठीक है। चलिए तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, या अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, ये सब कहा जाता है किनको? तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, कह रहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? तो केशव चंद्र सेन कह रहा है कि इसमें से किसकी किसकी स्थापना किए हुए थे? तो 2 और 3 की स्थापना किए हुए थे। 2 और 3 का मतलब हो गया टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कौन किए थे? तो ये तो किए थे कौन? एक प्रश्न आया था ना अभी, कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना, ठीक है, समिति 1827 में किया गया था, और ये राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। तो ये तो नहीं ही होगा, ठीक है। तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका भी। केशव चंद्र सेन का संबंध इन्हीं 2 से है। तो केशव चंद्र सेन जो है उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक क्या की थी? संघ की स्थापना की थी। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1827 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पत्रिका राजा राम मोहन राय से संबंधित है? तो तूफात उल मुवाद्दीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी पुस्तक या पत्रिका जो है वो राजा राम मोहन राय से संबंधित थी? तो 1 2 3 4 5 सभी के सभी संबंधित थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है लिखित पुस्तक या पत्र पत्रिकाएं कौन कौन थे? तो तूफात उल मुवाहिद्दीन, ठीक है, ये किसके लिए थी? तो एकेश्वरवादियों का उपहार था। इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। 1809 ईस्वी में लिखी गई थी फारसी भाषा में, ठीक है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 ईस्वी में बाइबिल के आधार पर यह क्या किया गया था? लिखा गया था। संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में सती प्रथा के विरोध में लिखा गया था। मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में फारसी भाषा के लिए लिखा गया था, फारसी भाषा में। ब्रह्मनिकल मैगजीन जो है वो अंग्रेजी भाषा में छपती थी। हिंदू उत्तराधिकार नियम और बांग्ला व्याकरण का संकलन, ठीक है, ये सब राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। 1831 ईस्वी में मुगल बादशाह द्वितीय का पेंशन संबंधी पक्ष लेकर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे, ठीक है। 27 सितंबर 1933 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में मस्तिष्क ज्वर से इनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ठीक है।
कहाँ है इनकी समाधि? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि है। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किन कुरीतियों का विरोध किया था? सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत। तो इन सब का, ठीक है, 1 2 3 4 5 सबका इन्होंने विरोध किया था। राजा राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत तथा जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक है। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, अवतारवाद तथा बहुदेववाद का भी विरोध किया था। तो राजा राममोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? ठीक है, तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो समाचार चंद्रिका का। भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। ठीक है। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ठीक है, तो 1 और 2 जो है वो केवल क्या है? सही है। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे क्या क्या थे? तो एकेश्वरवाद का समर्थन करना, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना चाहते थे, पुरोहितों के वर्चस्व पर चोट पहुंचाना चाहते थे, स्त्रियों की दशा में सुधार करना चाहते थे और वेदों को त्रुटिहीन नहीं माना गया था। ठीक है, यानी कि वो मानते थे कि वेदों में भी त्रुटि हो सकती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। उनके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्म लिए, 1902 तक रहे, को नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म का प्रचारक माना जाता है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 में। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? वेदांत और उपनिषदों पर आधारित तर्क संगत एवं मानवतावादी हिंदू धर्म को बढ़ावा देना था। ब्रह्म समाज में पहली फूट कब पड़ी थी? तो ब्रह्म समाज में पहली फूट 1865 ईस्वी में पड़ी। केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी थी। आचार्य केशव चंद्र सेन जो है वह भारतवर्ष से ब्रह्म समाज की जो है वह स्थापना करते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वह ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, ब्रह्म विवाह एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1872 में यह केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ। इसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, तो कह रहे कौन कौन से इसमें असत्य है, असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए दोनों ही कथन क्या है? सही है, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट जो है वह पारित किया गया था। इनके द्वारा जो है बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया गया। मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुई थी। मद्रास में कौन सा? तो वेद समाज, और महाराष्ट्र में कौन सा? तो प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुई थी। साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साधारण जो सिंपल जो ब्रह्म समाज था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के दूसरे विभाजन के पश्चात आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आनंद मोहन बोस जो है वह साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो शिवनाथ शास्त्री, द्वारकानाथ गांगुली तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई? तो पाखंड खंडनी पताका जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने फहराए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे। ठीक है,
वह पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना कह रहा है कि दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 को की। इसका मुख्यालय बम्बई में प्रारंभ में कहाँ पे था, तो बम्बई में था। तो असत्य कथन को चुनना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए दोनों ही कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे, तो बम्बई में की थी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ, बम्बई से स्थानांतरित होकर कहाँ बनाया गया, लाहौर में बनाया गया, ठीक है। बम्बई से कहाँ बनाया गया, तो लाहौर में बनाया गया, ये बम्बई होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना थी। 1872 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई। उन्हीं के सुझाव पर 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है हिंदी भाषा में की गई थी, ठीक है। किसमें कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, असत्य कथन को चुनना है। कह रहा है उन्होंने हिंदू धर्म में वापस आने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। 1822 में गौरक्षणी समिति बनाई। वे समाज के केवल उच्च वर्गों को वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत करने का धारण करने के पक्षधर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कह रहे हैं कौन से कथन असत्य हैं, तो वे समाज के केवल उच्च वर्गों को वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने के पक्षधर थे, ये गलत कथन है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का पक्षधर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा स्वदेशी पर बल दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनका देहावसान हो गया था। इसमें से कौन जो है असत्य मिलान है उनको चुनना है, ठीक है, चयन करना है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाला हंसराज, कांगुड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद, आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई, शारदा सदन लाला लाजपत राय। तो शारदा सदन की स्थापना जो है लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं की गई थी, किसके द्वारा, तो पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी शारदा सदन की स्थापना 1889 में, ठीक है। आर्य महिला समाज 1881 में पुणे में हुई थी पंडिता रमाबाई के द्वारा ही। हरिद्वार के कांगरी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई थी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो 1886 में लाहौर में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी तथा 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, जहां इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नरेंद्र दत्त ने किसके सुझाव पर अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया था, तो रामकृष्ण अजीत राज सिंह के, ठीक है। तो राजस्थान में खेतरी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर नरेंद्र दत्त जी ने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। निम्नलिखित कथनों पर कर विचार कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने 2 धर्म संसद में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। तो कौन से सत्य कथन है, तो दोनों ही कथन क्या है, इसमें सत्य है। प्रथम जो धर्म संसद था वो 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुआ था और द्वितीय धर्म संसद कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुआ था। उसका शीर्षक क्या था, द कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी।
ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन का पहला मुख्यालय कहाँ पर था? वेलूर, आपके कलकत्ता में है। ठीक है, तो दूसरा मुख्यालय जो है वो अल्मोड़ा उत्तराखंड के पास मायावती स्थान पर बनाया गया है। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ के माध्यम से भारत के स्वर्ण वर्ण से अपने पद एवं सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मिलकर जीने का आह्वान किया। निम्नलिखित कथन किसके बारे में है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महाराष्ट्र का सुकरात। तो ये किनको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। प्रार्थना समाज 1873 कह रहा है कि डक्कन एजुकेशन सोसाइटी कह रहा है कि 1875, थियोसोफिकल सोसाइटी कह रहा है 1884, सत्यशोधक समाज कह रहा है कि 1867। तो देखिए 4, 3, 2, 1 यानी कि डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के कारण विनाश के लिए उद्देश्य से जो है रानाडे ने 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसी सोसाइटी को कालांतर में क्या कहा गया? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज का था 1884 1873 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। तो 1873 हो जाएगा। ठीक है, सत्यशोधक समाज। थियोसोफिकल सोसाइटी कब हो जाएगा? तो थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट के द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा 1875। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1884 में। ठीक है, स्थापना इस सोसाइटी को कारण में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दे दिया गया। बाद में इसी का नाम बदल करके पूना फर्ग्यूसन कॉलेज रखा गया था। ठीक है, और किसने किया था? तो महाविंद गोविंद रानाडे ने। तो 1875 है ना, 1884 डक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। किनके द्वारा? तो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, बम्बई में। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कब खोला था? तो कब खोला था ये? 1882 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी का अडियार यानी कि मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था। ठीक है, तो 1882 मद्रास में खोला गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। भारत के शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर कह विचार कीजिए। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में हुई। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडिता द्वारा की गई। एनी बेसेंट 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं उनको चुनना है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों के तीन क्या है? सही हैं। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा जो है कलकत्ता में इसे प्रारंभ किया गया। डेरोजियन फ्रांसीसी क्रांति यानी कि 1789 ईस्वी के विचारों का सम्मान करते थे और ब्रिटिश उदारवाद और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की भी वकालत वो करते थे। विधवा पुनर्विवाह संघ जो है 1853 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया तथा बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। शादियों में दहेज, विधवा का सिर मुंडवाना आदि जैसे प्रथाओं का हतोत्साहित किया और अल्कॉट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट जी
थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। वेद समाज, परमहंस मंडली, सेवा सदन, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी स्थापना कह रहा है कि कब कब हुई थी। तो देखिए, वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में। ठीक है। वेद समाज जो है 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी श्री धरालू नायडू के द्वारा। परमहंस मंडली 1849 में। ठीक है। बम्बई में आत्मारंग पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दादोम पांडुरंग। सेवा सदन की स्थापना 1885 में हुई थी बम्बई में बहराम जी मालबारी द्वारा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1915 में हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे ईवी राजास्वामी नाइकर। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में चला गया। ईवी रामास्वामी नाइकर ने इस आंदोलन के द्वारा भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयास किया था। आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिने को शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दामिने को शब्द जो है ये संबंधित है किससे? सन्यासी विद्रोह, संथाल, मुंडा विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये संथाल विद्रोह से संबंधित है, क्योंकि दामिने को का मतलब होता है भूमि। ठीक है। संथालों में भूमि दी गई, संथालों को भूमि दी गई और राजमहल की तलहटी में बसने के लिए राज्य किया गया। 1832 तक भूमि के एक बड़े क्षेत्र को दामिने कोह के रूप में चिन्हित किया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। ठीक है। तो संथालों को जो भूमि घोषित किया गया था उसको दामिने कोह कहा जाता था। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 के दौरान हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है। सिद्धू और कान्हू जो है वो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। चांद और भैरव ने भी किया था। ठीक है। संथाल विद्रोह की समयावधि जो है 55-56 के बीच थी। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने 1856 तक विद्रोह को भारी क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। सिद्धू और कान्हू के हजारों संथाल जो है वो मारे गए थे। इनके साथ ही सिद्धू और कान्हू के साथ जो है हजारों संथाल मारे गए थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह फूलो और झानो मुर्मू से संबंधित है? फूलो और झानो मुर्मू से संबंधित है। तो ये कौन सा विद्रोह है? ये है संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू की बहनें जो है वो फूलो और झानो मुर्मू ने संथाल विद्रोह में भाग लिया था। संथालों ने विद्रोह को हूल कहा, जिसका अर्थ है मुक्ति के लिए आंदोलन। ठीक है। तो संथालों ने इस विद्रोह को क्या कहा था? हूल कहा था। इसका अर्थ क्या था? मुक्ति के लिए आंदोलन। जनजातीय विद्रोहों के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त नीति ने आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व की परंपरा को प्रभावित किया और उनके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। नए वन कानूनों के माध्यम से जंगलों में झूम खेती पर क्या कर दिया गया? अंकुश लगाया गया, जिससे आदिवासियों की समस्याएं बढ़ गई। पुलिस, व्यापारियों और साहूकारों द्वारा शोषण ने आदिवासियों की पीड़ा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो तीनों ही कारक इसमें क्या है? सही है। ठीक है। तो जनजातीय विद्रोह के लिए कुछ जिम्मेदार कारक क्या है? तो कुछ सामान्य कानून भी है जिसका जो है बहुत ही ज़्यादा दखल अंदाजी था और वो घृणित थे। ठीक है। क्योंकि आदिवासियों की अपनी रीति रिवाज और परंपराएं थी। उपनिवेशवाद के विस्तार के साथ ईसाई मिशनरियों ठीक है इन क्षेत्रों में आए और उनके क्या किया? आदिवासियों के प्रारंभिक जो पारंपरिक रीति रिवाज थे उनमें हस्तक्षेप किया था। मिशनरियों को विदेशी शासन के प्रतिनिधि माना जाता था, जिससे आदिवासी समाज क्या थे? नाराज थे। इसीलिए जनजातीय आंदोलन जो है वो देखने को मिलती है। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 के परिणामों के संबंध में कह रहा है कि कौन से कथन सही हैं। कह रहे इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिससे जनजातीय भूमि अधिग्रहण पर रोक लगी। ये सही कथन है। स्वशासन के लिए माझी प्रणाली को मान्यता दी गई, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन क्या है? इसमें सही है। संथाल जनजाति के संबंध में जो अतिरिक्त जानकारी ठीक है जुटाई जाने लगी। संथाल भारत में गोंड और भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है अभी के टाइम पे। उनकी भाषा जो है संथाली है और उनकी अपनी लिपि है जिसे ओल चिकी कहा जाता है।
जिसे 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं में से एक माना जाता है। ठीक है। चालीस में कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। तो ये सही मिलान क्या हुआ? मुंडा विद्रोह कह रहा है 1899 में। ताना भगत विद्रोह जो है वो कह रहा है 1914। पहाड़िया 1778। ठीक है। तो सही सुमेलित कौन कौन है? तो एक दो तो है ये है। संथाल विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? तो राजमहल पहाड़ियों के बीच में हुआ था 1855-56 में। नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू था। मुंडा जो है वो छोटा नागपुर 1899 में। बिरसा मुंडा जो है उनके नेता थे। ठीक है। ताना भगत जो है वो रांची में हुआ था ये आंदोलन, और 1914 जतरा औरव जो है इनके नेता थे। पहाड़िया आंदोलन जो है राजमहल पहाड़ियों के में हुआ था और 1778 में हुआ था। राजा जगन्नाथ जो है इनके नेता थे। तो चारों ही क्या है इसमें सही सुमेलित हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तामार, चेरो, हो, कोल। ठीक है। तो देखिए तामार विद्रोह हुआ था 1789 से 94 तक। ठीक है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह जो है वो 1800 से 1802 के बीच में हुआ था पलामू में। हो विद्रोह जो है वो 1820 से 21 में हुआ था सिंहभूम जिले में। और कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार में हुआ था, वो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। तिलका मांझी विद्रोह जो है 1878-85 भागलपुर में हुआ था, जिसके नेता थे तिलका मांझी। ठीक है। और छोटा नागपुर कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत थे और सिंह भगत थे। ठीक। तो इसमें यदि हम लोग करें तो तामार हो गया 1889-94, चेरो हो गया 1800 से 1802, हो गया 1820 से 1821। ठीक है। तो ये 1889-94 और ये हो गया 1802। ठीक है। 2 लिख देते पूरा। चेरो जो हो गया चेरो विद्रोह है 1802 और हो विद्रोह है 1821। ये 1700 ही है, माफ करिएगा, ये 1700 ही है। ठीक है। ये हो गया 1820 और ये है 1802। कोल विद्रोह कब है? कोल विद्रोह है 1831-32 छोटा नागपुर में 1831-32। ठीक है। तो अभी आप ऑर्डर में है, ये सब ऑर्डर में ही है। ठीक है ना। तमार, चेरो, हो, कोल ये ऑर्डर में ही है 1 2 3 4। ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कला उल गुलान या महान कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन कर रहा है? तो ये किस घटना का वर्णन कर रहा है? ये जो है बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है 1899-1900 हुआ था उसका कर रहा है। ठीक है। उसी को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम और रांची जिले के मुंडा जनजातियों के आंदोलन के प्रमुख के रूप में उभरे थे। इस आंदोलन को उलगुलान यानी कि महान कोलाहल कहा जाता था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त करना और मुंडा राज्य की स्थापना करना था। ठीक है। प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर कमजोर आदिवासी समूहों के लिए पीएम जनमन परियोजना की शुरुआत की है। तो इसको करंट अफेयर से भी जोड़ दिया गया है। बिरसा मुंडा के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जयपाल नाग ने बिरसा को जर्मन मिशन स्कूल में शामिल करने की सिफारिश की और बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया। ठीक है। गुरु आनंद पांडे ने बिरसा को वापस वैष्णव परंपरा की ओर प्रभावित किया था। तो दोनों ही कथन सही है। गुरु आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के धर्म गुरु थे और वो जो है उनको क्या किए तो ईसाई धर्म से वापस जो है वैष्णव धर्म में धर्मांतरण करवा दिए थे। ठीक है। मुंडा विद्रोह के परिणाम के संबंध में कहना निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सरकार ने अनिवार्य बेगार प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। 1903 का काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मुंडाओं की खुंटकट्टी प्रथा को मान्यता दी गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया। बिरसा को अंग्रेजों ने कभी गिरफ्तार नहीं किया। ये तो गलत ही है ना, बिरसा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और जेल में ही उनकी जो है मृत्यु हैजा से हो जाती है। ठीक है। 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची सेंट्रल जेल में बीमारी के कारण क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। स्थानीय जमींदारों, साहूकारों, राजस्व संग्रहकर्ताओं, व्यापारियों और ब्रिटिश अधिकारियों सहित बाहरी लोगों के लिए आदिवासी लोग किस शब्द का प्रयोग करते थे?
तो आदिवासी लोग उनको क्या कहते थे, दिक्कू कहते थे। ठीक है, उनको क्या कहते थे, दिक्कू कहते थे। तो आदिवासी बाहरी लोगों के लिए दिक्कू शब्द का प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य उन्हें दिक्कू को क्या करना था, प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकालना था। वे दिक्कू को अपनी स्वायत्तता, रीति रिवाज और परंपरा के लिए खतरा मानते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आदिवासी विद्रोहों की विशेषताओं के संबंध में गलत विकल्प को चुनना है। ठीक है, इन समूहों द्वारा दिखाई गई एकजुटता के पीछे जनजातीय पहचान या जातीय संबंध निहित है। मसीहा जैसे नेता उभरे और बाहरी लोगों द्वारा उत्पन्न कष्टों को समाप्त करने का वादा किया। युद्ध के हथियारों, रणनीति और योजना के मामले में अंग्रेज आदिवासियों की तुलना में निम्न थे। ठीक है, जनजातीय विद्रोह हिंसक और लगातार थे, लेकिन उनमें समन्वय और योजना का अभाव था। ठीक है, तो इनमें से कह रहा है गलत कथन कौन है, तो गलत कथन ये सी है। युद्ध के जो हथियार थे, रणनीति और योजना के मामले में अंग्रेज आदिवासियों की तुलना में निम्न थे, ये गलत कथन है। अंग्रेज हमेशा उच्च थे। ठीक है, उसके पास संसाधन थे, पैसे थे और लोग भी थे। ठीक है, तो जनजातीय विद्रोह अक्सर पुराने हथियारों से लड़े जाते थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और तकनीकें थीं। आदिवासियों में दीर्घकालिक दृष्टि, योजना का अभाव और वे पिछड़ेपन की ओर देखते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया था। ठीक है, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते थे, जोश और जज्बा होती थी, हिम्मत होती थी, परंतु उनके पास संसाधन नहीं थे आदिवासियों के पास। इस वजह से क्या होती थी, तो उनको हार का सामना करना पड़ता था, अंग्रेज उनको दबा देते थे। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1770 के दशक में अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों पर क्रूर हमला किया, जिसका उद्देश्य उन्हें ढूंढकर मार डालना था। ठीक है, 1778 के पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया था। भागलपुर और राजमहल के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवेंड और पहाड़िया लोगों को गैर कानूनी प्रथाओं को छोड़ने के लिए राजी करने में सक्षम थे। तो सही कथन इसमें से चुनना है। तो इसमें से क्या थे, तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, पहाड़िया लोग जंगल को बहुत अच्छे से जानते थे और वो जंगल पे के जो उपज होती थी ना, उसी पर निर्भर रहते थे और झूम खेती करते थे। इसीलिए पहाड़िया लोगों को क्या करते थे, अंग्रेज चुन चुन कर जो है उनको खोजता जाता था और खोज करके उनको मारा जाता था। 1780 के दशक में अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों के प्रति जो है शांति की नीति शुरू की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं था, तो जनजातीय विद्रोह कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं था, तो ये पहाड़िया जो विद्रोह है ये भी जनजातीय था। तेभागा विद्रोह जनजातीय नहीं था। ठीक है, तेभागा विद्रोह 1946-47 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था, एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था ये। तेभागा का सीधा सा मतलब है कि बर्गरदारों और अधिकारियों द्वारा बोई गई 2/3 फसलें उन्हें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, चुआर, पहाड़िया और खासी ये सब आदिवासी विद्रोह हैं। किस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो की हत्या कर दी गई, ये कौन सा विद्रोह था, संथाल विद्रोह था। विद्रोह के दौरान 60,000 संथालों को संगठित किया गया था। कमांडर मेजर बरो, जिन्हें अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने का काम सौंपा था, को संथालों ने मार डाला। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था ठक्कर बप्पा ने किया था। ठीक है, तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बप्पा के नाम से जाना जाता है, ने पहली बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया। आदिवासी प्राचीन काल से भारत में रह रहे हैं। आदिवासी शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ है सबसे पहले रहने वाले निवासी। आदि मतलब शुरुआती। ठीक है, 1780 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने कहाँ किया था, तो तिलका मांझी ने कहाँ किया था, ये किया था सिंहभूम, भागलपुर और सिंहभूम जिला जो था उसमें भागलपुर में किया था। तो तिलका मांझी को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता माना जाता है। 1784 में तिलका ने अपने अनुयायियों के साथ भागलपुर पर हमला कर दिया और कहा जाता है कि तिलका ने राजमहल के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवेंड को गोली मार दी थी। ठीक है, जनजातीय आंदोलन के स्वरूप के संबंध में निम्न में से कह रहा है कौन सा सत्य है, हिंसक विद्रोह, आंतरिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। ठीक है, विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर सीमित, मसीहावादी तथा धार्मिक भावना से ओतप्रोत होता था।
तो ये तो सही है। विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर सीमित होता था, ये भी सही है। आंतरिक धार्मिक सामाजिक सुधार होता था, हिंसक विद्रोह होता था। ठीक है, तो सारे के सारे इसमें क्या है, सही है। जनजातीय आंदोलन के स्वरूप जो है, लक्षण जो है सभी निम्न है। सभी विद्रोह हिंसक होते थे। विद्रोह का उद्देश्य क्या था, राजनीतिक सुधार के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक सुधार भी था। जनजातीय विद्रोह जो है मुख्यतः क्षेत्रीय विद्रोह होता था। कुछ जनजातीय विद्रोह के नेता धार्मिक मसीहावादी थे, जैसे कि बिरसा मुंडा को माना जाता है, वो उसको भगवान मान लिया गया था। कुछ जनजातीय विद्रोह अकस्माक विद्रोह थे। ठीक है, कि अचानक से विद्रोह हुआ फिर उनको दबा दिया जाता था, तो इस तरह के विद्रोह भी होते थे। तामार विद्रोह के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें कह रहा है कि तमार यानी कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में के आदिवासियों ने 1798 में भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। मुंडा आदिवासियों और उनके सरदारों ने दीकू के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए भोलानाथ के साथ मिलकर काम किया। ठीक है, तो कौन से कथन इसमें सही हैं, तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट कॉपर के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। ठीक है, जिसको इस विद्रोह से क्या कर दिया गया, जो क्या किया, विद्रोह को दृढ़ता से दबा दिया। ठीक है, लेफ्टिनेंट कॉपर तमार विद्रोह को दबा दिया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, तो गंगा नारायण सिंह ने। ठीक है, मानभूम और सिंहभूम जो धालभूम के क्षेत्र में पड़ता है, भूमिज कोल ने गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। भूमिज कोल को ब्रिटिश प्रशासन और लालची जमींदारों से शिकायत थी। गंगा नारायण सिंह भाग गए, जहां से 1833 में लड़ते हुए उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। भूखन सिंह नामक चेरो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, भूखन सिंह नामक चेरो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, रांची, खूंटी, सिंहभूम, पलामू। तो ये कहाँ किया था, पलामू में। 1800 में चेरो सरदार भूखन सिंह ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल जोन्स ने पलामू और सरगुजा में 2 साल तक डेरा डाल दिया। ठीक है, तो 1817 के विद्रोह के दौरान चेरो और भोक्ता लोगों के संयुक्त प्रयासों के कारण पलामू ने एक बार फिर अपनी पहचान बनाई थी। ठीक है, नीचे दिए गए युग्म में से कह रहा है कि कौन सा सही है। खोंड विद्रोह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। कोयास द्वारा रंपा विद्रोह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भील विद्रोह कह रहा पश्चिमी घाट यानी कि सतपुरा। तो ये तीनों ही कथन क्या है, सही सुमेलित जोड़े हैं। खोंड विद्रोह जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था, खोंड जनजाति भी वहाँ रहती है। कोया और रंपा विद्रोह जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ही क्षेत्र में हुआ था। भील विद्रोह जो है वो पश्चिमी घाट सतपुरा के क्षेत्र में हुआ था। मौर्य परंपरा जो है मानव बलि खोंड जनजाति से जुड़ी हुई है, जिसमें मानव बलि को माना जाता है। ठीक है, मौर्य परंपरा या मेरिया परंपरा भी इसको बोला जाता है, मेरिया परंपरा। रामोसी विद्रोह, ठीक है, का भारत के किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था, तो रामोसी विद्रोह का पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पहाड़िया जनजातियां हैं। रामोसी 1882 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में उभरे थे। खोंद विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार किया, अंग्रेजों द्वारा मौर्य मेरिया नरबलि प्रथा प्रतिबंधित किए जाने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ था, उड़ीसा था। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। ठीक है, तो इसका डी जो है सही उत्तर है। खोंड विद्रोह जो 1837 से 56 तक हुआ था। क्षेत्र जो है इसका उड़ीसा था। नेतृत्व करता डेरा बिसोई 1835, चक्र बिसोई 1846 था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा मेरिया नरबली प्रथा प्रतिबंधित किए जाने के विद्रोह में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है, तो कौन से सही है, इसमें से दोनों ही कथन क्या है, सही है। अहोम विद्रोह जो है असम के क्षेत्र में हुआ था 1828 से 30 तक। खासी विद्रोह पहाड़ी क्षेत्र था असम का ही, तो उसमें 1830 में हुआ था ये। जेलियानग्रोंग और हेराका आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, जेलियांगरोंग और हेराका आंदोलन
तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और नागालैंड से संबंधित है। जादू नांग ने उत्तर पूर्व भारत में अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित माना जाता है उन्हें, ठीक है। उनकी अनुपस्थिति में गाय दिनलियू ने जेलियांगरोंग या हेराका आंदोलन का आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व संभालना शुरू कर दिया। निम्नलिखित को क्रम में सजाना है, ठीक है। चेर, हो, कोल, संथाल। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चेर विद्रोह 1800 से 1802 में हुआ था। हो विद्रोह 20 से 27 तक में हुआ था। कोल विद्रोह जो है 31-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है। सारे के सारे विद्रोह जो है बिहार झारखंड का क्षेत्र था, छोटा नागपुर का क्षेत्र था, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किस आदिवासी क्षेत्र विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ये कौन से विद्रोह थे? ये रंपा विद्रोह थे, ठीक है। 1922 का रंपा विद्रोह जो है, जिसे मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसमें अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था। यह अगस्त 1922 में शुरू हुआ और मई 1924 में राजू के पकड़े जाने पर मारे जाने तक चला था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय विद्रोह के लिए सामान्य कारक प्रदान किया? तो भू राजस्व और जनजातीय उत्पादों पर कर की नई प्रणाली लागू करना, ठीक है, ये एक कारण हो सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धार्मिक मिशनरियों का प्रभाव, ये भी हो सकता है। 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय विद्रोह के लिए एक सामान्य कारण प्रदान किया। ये 19वीं शताब्दी की बात करें, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में साहूकारों, व्यापारियों और राजस्व कृषकों का उदय, जनजातीय समुदायों के पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है उसमें ज़्यादातर सही लग रहा था, पर यहाँ पे डी दिया हुआ है। जनजातीय समुदायों को पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण रूप से विघटन कर देना चाहते थे, ठीक है। इसलिए ABC एक कारक है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि ABC एक कारक है, लेकिन यह सभी आदिवासी विद्रोहों के लिए एक सामान्य कारक नहीं है, जबकि डी जो है लगभग आदिवासी विद्रोह के पीछे के सभी के प्रमुख कारण है, ठीक है। कि उनकी कृषि व्यवस्था को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, और ये एक जो है सर्वमान्य कारण है, ठीक है। सभी विद्रोहों के रूप में देखा जाता है, सभी जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे उन सब में इन कारक को वैध माना जाता है, ठीक है। संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? तो संथाल परगना नामक क्षेत्र बनाए गए, ये तो सही है। संथाल द्वारा गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण की जांच के लिए एक SPT अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी भगवान शिव का अवतार मानते थे, ठीक है। तो कौन थे वो? धरती आबा, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है सभी आदिवासी विद्रोह में सबसे सफल विद्रोह में से एक था। बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि पृथ्वी का पिता कहा जाता था, और उन्हें बिरसा भगवान के रूप में पूजा जाता था, ठीक है। जनजातीय भूमि स्वामित्व की खूंट कट्टी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, गलत विकल्प चुनना है। कह रहे यह छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। मुंडा जनजाति ने इस प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि जनजातीय वंश द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने कभी इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा, कौन से कथन गलत है, तो इसका उत्तर होगा डी, अंग्रेजों ने कभी इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अंग्रेज जो है हस्तक्षेप ना करें। खूंट कट्टी व्यवस्था के बारे में विकल्प डी गलत है, अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था, ठीक है। और ऊपर के तीनों विकल्प सही है। बिरसा मुंडा विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कुछ विनियमन के साथ खूंट कट्टी प्रणाली को मान्यता दे दी। कह रहे कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ठीक है। तो ये सही कालानुक्रम है। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1789 से 94 तक चला था। हो विद्रोह जो है 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह जो है वो कब होता है? 1831-32 में होता है। और संथाल विद्रोह जो है 1855
55 56 में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सही है, 1 2 3 4। ठीक है, चेरो पलामू क्षेत्र में हुआ था 1800 से 1802 में। भूषण सिंह जो है हो जवा सिंहभूम में 1820-21 में हुआ था। ठीक है, ये माफ कीजिएगा, हो विद्रोह जो है 1820 में हुआ था, और ये चेरो विद्रोह जो है वो 1802 से, ठीक है, 1800 से 1802 में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह छोटानागपुर 31-32 में बुद्धो भगत उनके नेता थे। संथाल परगना जो है 1855-56 में सिद्धू कानू चांद भैरव जो है उनके नेता थे। वे नई जमीनों को साफ करने में बहुत चतुर हैं, लेकिन नीचता से जीते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बार नहीं है, और दीवारें छोटी छोटी लकड़ियों से बनी हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं, और भीतर से मिट्टी से प्लास्टर की गई है। वे छोटे और मैले कुचले हैं, बहुत सपाट रूढ़ वाले हैं, जिनमें बहुत कम मेहराब है। फ्रांसीसी बुकानन द्वारा वर्णित यह कथन निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूहों से संबंधित है? तो ये संथाल, पहाड़िया, ओराव और जरवास, ये किससे संबंधित है? संथालों से संबंधित है। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे जो भारत आए और बंगाल मेडिकल सर्विस में सेवा की। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब होती है? तो ये 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची सेंट्रल जेल में हुई थी। ठीक है, उलिहातू में वे जन्मे थे। 25 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। सन्यासी विद्रोह के संबंध में कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी थी, तो ये सही है। मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह और देवी चौधरानी इसके प्रमुख महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, इसे फकीर विद्रोह भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 3 तो सही है, 2 भी सही है। हिंदुओं और मुसलमानों के बराबर की भागीदारी इस विद्रोह की विशेषता थी। ठीक है, किसकी? सन्यासी विद्रोह की, जिसे कभी कभी फकीर विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। मजनू शाह या मजनू शाह, ठीक है, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी महत्वपूर्ण नेता थे। देवी चौधरानी जो है की भागीदारी अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध में महिलाओं की भूमिका को पहचानती है। ठीक है, या पहचान दिलाती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ जो है एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी नामक उपन्यास भी लिखा था, क्योंकि उन्होंने महिलाओं द्वारा विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने के महत्व को देखा था, जो पारंपरिक भारतीय मूल्यों के लिए खतरा था। दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल जो है वो किस विद्रोह से? तो मिदनापुर और धालभूम के विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल मिदनापुर और धालभूम, ठीक है, 1766-74 की बात है ये, के विद्रोह से संबंधित है, जो उत्तर पश्चिम मिदनापुर और धलभम में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर पश्चिम मिदनापुर और धलभम में हुआ था। मोआमरिया, ठीक है, मोआमरिया के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका नेतृत्व असम के अहोम राजाओं के अधिकार के खिलाफ मोआरिया ने किया था। ठीक है, मोआमोरिया ने किया था। मोआमोरिया निम्न जाति के किसान थे जो अनिरुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे। अहोम साम्राज्य अंत तक गिर गया और ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। उपरोक्त में से कौन सा गलत कथन है? ठीक है, तो कौन सा गलत कथन है? केवल 3 जो है वो गलत कथन है। अब जरा जानते हैं हम लोग मोआमरिया विद्रोह के बारे में। तो देखिए, 1769 में मोआमरिया का विद्रोह असम के अहोम राजाओं की सत्ता के लिए एक शक्तिशाली चुनौती थी। मोआमरिया निम्न जाति के किसान थे जो अनिरुद्ध देव, ठीक है, 1553-26 की शिक्षाओं का पालन करते थे और उनका उत्थान उत्तर भारत के अन्य निम्न जाति समूहों के समान था। मोआमरिया ने भटियारपुर, ठीक है,
को अपना मुख्यालय बनाया। रंगपुर और जोरहाट सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे। हालांकि अहोम साम्राज्य विद्रोह से बच गया, लेकिन कमजोर राज्य बर्मी आक्रमण के कारण गिर गया और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ठीक है, निम्नलिखित सूची जो है, एक को शासक दिया हुआ है, एक में दूसरे में विद्रोह दिया हुआ है और उनको मिलान करना है। ठीक है, सही पहचानना है। तो कह रहा है आनंद गजपति राजू, वो किनसे संबंधित है? वर्मा पजहस्सी राजा, वजीर अली और स्त्री कारा भंज। तो देखिए, आनंद गजपति राजू जो है वह विजयनगरम का विद्रोह जो हुआ था उससे संबंधित हैं। वर्मा पजहस्सी राजा, ठीक है, वर्मा पजहस्सी राजा जो है वह केरल के विद्रोह से संबंधित है। वजीर अली जो है वह अवध के विद्रोह से संबंधित है और स्त्री कारा भंज जो है वह गंजम का विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, कुंडरा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो वेलुथम्पी का विद्रोह, बुंदेलखंड का विद्रोह, पारल किमेडी विद्रोह, कच्छ विद्रोह। तो कुंडरा उद्घोषणा जो है किस विद्रोह से संबंधित है? ये वेलुथम्पी के विद्रोह से संबंधित है। वेलुथम्पी 1808-1809 के कुंदरा में एक सभा को संबोधित करते हुए खुले तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया गया। ठीक है, ताकि उन्हें उनकी मूल भूमि से बाहर निकाला जा सके। इसे बाद में कुंदरा उद्घोषणा के रूप में जाना गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था। शांति बहाल करने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया था। त्रावणकोर के महाराजा ने विद्रोह का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया था और कंपनी के पक्ष में चले गए थे। वेलुथम्पी ने पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को मार डाला और विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? ये किया था आपको गोमधर कुंवर सिंह ने। ठीक है, गोमधर कुंवर ने अहोम विद्रोह 1828-29 का नेतृत्व जो है वह गोमधर कुंवर ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। वहाबी आंदोलन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। वहाबी आंदोलन एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना रायबरेली के इनायत अली ने की थी। नेताओं ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने की वकालत की। ठीक है, इसने ब्रिटिश समर्थक भावनाओं को फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार जो है वहाबी आंदोलन से प्रभावित नहीं था, ये कथन गलत है। ठीक है, तो नेताओं ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने की वकालत की, यह सही कथन है। वहाबी आंदोलन रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा जो स्थापित एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ठीक है, नेताओं ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम की वापसी की वकालत की। इसने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में पटना था। कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है वो कहाँ पे हुआ था? कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। ठीक है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहरमल, जिन्हें सियान साहब भी कहा जाता है, ने की थी। ठीक है, उनके बाद इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा राम सिंह थे। उन्होंने नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा करने के बाद यह आंदोलन धार्मिक शुद्धि अभियान से राजनीतिक अभियान में बदल गया था। तो कूका आंदोलन एक धार्मिक शुद्धि अभियान था। पश्चिम बंगाल में मीर निथर अली के नेतृत्व में नारकेलबेरिया विद्रोह बाद में निम्नलिखित में से किस विद्रोह में विलीन हो गया था? तो नारकेलबेरिया विद्रोह जो है बाद में कह रहा है कि किस विद्रोह में विलीन हो गया? तो ये वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया था। ठीक है, नारकेलबेरिया विद्रोह जो है 1782-1831 तक चला था। इसका नेतृत्व जो है पश्चिम बंगाल में मीर निथर अली या टीटू मीर ने किया था, जो मुख्य रूप से हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। उन्होंने मुस्लिम काश्तकारों की दाढ़ी पर क्या कर लिया था? कर लगा दिया था। ठीक है,
बाद में इसे भाभी आंदोलन में मिला दिया गया। सही सुमेलित करना है। तो टीटू मीर कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह, तो ये गलत है। अभी हमने पढ़ा कि ये किसके लिए थे, ये नारकेल बेरिया विद्रोह के लिए थे। करम शाह, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, फराजी विद्रोह, तो एक तो गलत है ही इसमें, ठीक है, एक गलत है, यानी कि दो गलत है। तो हाजी शरीयतुल्लाह विद्रोह जो है वह केवल 3 जो है सही सुमेलित है, ठीक है ना, वो फराजी विद्रोह से संबंधित है। टीटू मीर जो है वह नार केलबेरिया विद्रोह से संबंधित है। करम शाह जो वह पागलपंथी विद्रोह से संबंधित है। और हाजी शरीयतुल्लाह जो है वह फराजी विद्रोह से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी विद्रोह हुई थी? तो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद जो है बंगाल में कौन सी विद्रोह हुई थी? वो हुई थी नील विद्रोह हुई थी। नील विद्रोह 1859-60 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है वह 1763 से 1800 में ही हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। और पवना विद्रोह जो 1873-76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी, जिसका नेतृत्व नील उत्पादकों के 2 पूर्व कर्मचारियों ने किया था, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किसानों को एक प्रतिबल के रूप में संगठित किया और नील की खेती करने से मना कर दिया। नील विद्रोह किससे संबंधित था? नील विद्रोह की खेती नहीं करना चाहते थे, ठीक है, किसान नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें मजबूर किया जा रहा था। किसान नील की खेती करना चाहते थे, लेकिन मजबूर होकर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, ठीक है, ये गलत कथन है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कीमत पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ये सही कथन है। एक विरोध आंदोलन जो है जिसमें नील रंग का झंडा लहराया गया था, ये भी क्या है, गलत कथन है, ठीक है। तो सबसे सही उत्तर जो है इसमें क्या करता था, सी होना चाहिए, ठीक है, सी सही उत्तर है सबसे। किसान नील की खेती तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी कीमत भी इतनी नीचे थी कि उन्हें मजबूर किया जा रहा था, ठीक है। तो बंगाल का यह नील विद्रोह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ था, जो किसानों को अग्रिम राशि लेने और धोखाधड़ी वाले अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते थे, जिससे किसानों को उन शर्तों पर नील की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ता था जो उनके लिए कम से कम लाभदायक थी। सितंबर 1859 में सभी किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आंदोलन नादिया, पवना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। इस हड़ताल के कारण सभी नील कारखाने बंद हो गए। नील किसानों की दयनीय स्थिति पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इनके नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र, ठीक है। तो बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने लेखों और रैलियों के माध्यम से आंदोलन को अपना समर्थन व्यक्त किया। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह को दीनबंधु मित्र ने 1869 में अपने नाटक नील दर्पण में जीवंत रूप से चित्रित किया था। कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? कूका आंदोलन जो है वह गुरु राम सिंह के द्वारा आंदोलन किया गया था, ठीक है। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन जैसा ही था। दोनों आंदोलन धार्मिक विद्रोह के रूप में शुरू तो हुए, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में बदल गए, जिसकी आम विचारधारा भारत से ब्रिटिश शासन को हटाना थी, ठीक है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल ने की थी, जिन्हें सियान साहिब के नाम से जाना जाता था। कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख धर्म के धार्मिक शुद्धिकरण में निहित थी। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह को 1872 में रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह जो है वास्तव में किसका विद्रोह था? ये था गारो का विद्रोह था, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में गारो पागलपंथ का विद्रोह था, जो एक अर्ध धार्मिक समुदाय यानी कि संप्रदाय था, जिसे उत्तर बंगाल में करम शाह ने शुरू किया था। करम शाह के बेटे और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। टीपू और शाह ने इन लोगों को नेतृत्व बंगाल में किसानों के धर्म और अधिकारों को बनाए रखने के लिए किया था। उन्होंने 1825 में शेरपुर पर कब्जा कर लिया और राजा बन गए। उन्होंने प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी किसके अनुयायी थे? ठीक है,
तो फराजी किसके अनुयायी थे? ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, देखिए इस संप्रदाय की स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल में फरीदपुर में की थी। वे धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में आमूलचूल परिवर्तन की वकालत करते थे। हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दादू मियाँ ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और बाद में दादू मियाँ की मृत्यु के बाद 1860 में यह आंदोलन वहाबियों में विलीन हो गया था। ठीक है, 19वीं सदी के किसान आंदोलन की विशेषताओं में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? तो विशेष या स्थानीय क्षेत्र तक सीमित औपचारिक संगठन, आंदोलन आर्थिक शोषण के विरुद्ध, विद्रोह का नेतृत्व कृषक वर्ग के द्वारा। तो 19वीं सदी के किसान आंदोलन की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित है औपचारिक संगठन है, इनका कोई औपचारिक संगठन नहीं था। ठीक है, 19वीं सदी के कृषक आंदोलन की विशेषताएं हैं कि प्रकृति इनकी क्या होती थी? हिंसक होती थी। उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक स्वरूप तथा शोषण के विरुद्ध विरोध था। आंदोलन विशेष स्थानीय क्षेत्र पर ही सीमित रहती थी। उपनिवेशवाद की समझ नहीं थी। ठीक है, और कोई भी औपचारिक संगठन भी नहीं थी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी वी.बी. फरके ने की थी। ज्योतिबा फूले रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फरके, ठीक है, वासुदेव बलवंत फरके, जिसको वी.बी. फरके भी बोला जाता है, 1845-83 में की थी। उन्होंने रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया और उन्हें लड़ाकू बल में बदल दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1883 में काला पानी में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बाघेरा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था बाघेरा विद्रोह? ये हुआ था बड़ौदा में। ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित बड़ौदा के गायकवाड़ ने बाघेरा प्रमुख को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। बाघेरा ने 1818-1819 के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र पर हमला किया। नवंबर 1820 में एक शांति संधि ने विद्रोह को समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित घटनाओं पर क्या विचार कीजिए। संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, बाघेरा, मुंडा। ठीक है, तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। बाघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो बाघेरा विद्रोह हुआ था अबीर पर, है ना। ठीक है, बाघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा में हुआ था। नवंबर 1820 में एक शांति संधि के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है। 1818-19 के दौरान हुआ था। ठीक है, तो इसको 1818-19। ठीक है, मुंडा विद्रोह होता है कब? 1899 से 1900 में ये खत्म हो गए थे जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, पहले आएगा 2-1 इस तरीके से, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 और 4 वैसे रहेगा। ठीक है, सही कालानुक्रम इस प्रकार है। ठीक है, तो 2 पहले आना चाहिए। ये किस तरह का 3-2-1-4। नील विद्रोह 1860 पश्चिम बंगाल में दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में। संथाल 1855। अच्छा हाँ, बाघेरा 1818 में ही ना हो गया था। बाघेरा 1818 में ही हो गया था, तो 3 पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा पहले। ठीक है, इसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। 3-2-1-4 आ जाएगा। ठीक है, मुंडा विद्रोह 1899 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह कह रहा है कि अली मुदलियार। एका विद्रोह का आंदोलन कह रहा है कि मदारी पासी। बारदोली सत्याग्रह कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पावना विद्रोह कह रहा है दिगंबर विश्वास। तो ये सही है। ठीक है, तो पावना विद्रोह जो है दिगंबर विश्वास ने किया था, ये कथन क्या है? गलत है। पावना विद्रोह जो है ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। एक आंदोलन मदारी
पासी और मोपला विद्रोह जो है अली मुदलियार ने किया था, ये सही। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन अपने प्रथम चरण में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो 1897 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन अपने प्रथम चरण में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो 1897 में प्रारंभ हुआ। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर है। बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन अपने पहले चरण में स्थानीय नेतृत्व वाला एक स्फूर्त आंदोलन था। इसे 1897 में धाकर किसानों ने शुरू किया था। ठीक है। किसानों में असंतोष मुख्य रूप से अत्यधिक भूमि और अन्य करों लगाए जाने के कारण था। यह राजस्थान में 3 चरणों में हुआ। पहले 1897 से 1915 तक, फिर 1916 से 1923 तक और 1923 से 41 तक। ठीक है। ये 3 चरणों में हुआ था राजस्थान से बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। हर से छीना माघ मोर्चा, हर से छीना माघ मोर्चा 1946-47 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। एक कृषि विद्रोह था जो निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो ये हुआ था किस कारण से? तो किसानों के सिंचाई जल की आपूर्ति में कमी के कारण से हुआ था। ठीक है। तो हर्षित सीना मोघा मोर्चा जो है 1946-47 में पंजाब के हरसा छीना गांव में एक कृषि विद्रोह था। यह अभियान जून 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की पानी की आपूर्ति कम करने के फैसले के खिलाफ शुरू किया गया था। इस अभियान का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं अक्षर सिंह छीना, सोहन सिंह जोश, मोहन सिंह बिट्ठू भट्ट, बाबा करम सिंह चीमा, जगवीर सिंह छीना, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और अन्य ने किया था। ठीक है। मोपला विद्रोह के संबंध में कह रहा है निम्नलिखित में से विचार करें। राजस्व मांग में वृद्धि और खेत के आकार में कमी के कारण यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह केरल में 2 चरणों में हुआ था, 1836 और 1921 में हुआ था। ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन इसमें सही हैं। राजस्व की मांग में वृद्धि और खेतों के आकार में कमी के साथ ही अधिकारियों के उत्पीड़न के कारण मालाबार में मोपलाओं में व्यापक किसान अशांति फैली। 1836 और 1854 के बीच 22 विद्रोह हुए, हालांकि कोई भी सफल नहीं हुआ था। दूसरा मोपला विद्रोह तब हुआ जब असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और खिलाफत समर्थकों द्वारा मोपलाओं को संगठित किया गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों ने कांग्रेस और मोपलाओं को एक दूसरे से दूर कर दिया। ठीक है। तो 1921 तक मोपलाओं को दबा दिया गया था। तेभागा आंदोलन 1946 में किसकी प्रेरणा से बंगाल में प्रारंभ हुआ था? ठीक है। तो तेभागा आंदोलन जो है 1946 में सप्रू समिति की रिपोर्ट से नहीं, फ्लॉड कमीशन की रिपोर्ट से प्रारंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन की प्रेरणा फ्लॉड कमीशन की रिपोर्ट से मिली, जिसमें कर आधे की जगह 1/3 भाग लेने की सिफारिश सरकार से की गई थी। ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा ने किया था। दक्कन विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह विद्रोह महाराष्ट्र के रैयतवाली वाले क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया था। 1876 में दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। तो ये सही कथन है तीनों ही। यह जो विद्रोह है वह महाराष्ट्र के रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किया गया था। ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा साहब देशमुख ने किया था। बढ़ा हुआ लगान और महाजनों का अत्याचार इसका क्या था? मुख्य कारण था। 1876 में दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई। 1889 में कृषक अभियान अधिनियम जो है पारित किया गया। 1889 में कृषक अभियान पारित किया गया। बकास्त कृषक आंदोलन के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जमींदारों के विरुद्ध बकास्त जमीन के मुद्दे पर दरभंगा में चलाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा ने इसे समर्थन दिया था। ठीक है। असत्य कथन का चुनाव करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक जो है वह उसका सही उत्तर है। बकास्त कृषक आंदोलन जो है वह 1938-47 में हुआ था और ये बिहार के मुंगेर में जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। कहाँ पे? तो मुंगेर में हुआ था, दरभंगा में नहीं। बकास्त जमीन के मुद्दे पर चलाया गया था। ठीक है। बाद में यह कहाँ गया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और भागलपुर तक फैल गया था। मिलान करना है।
यूपी किसान सभा NG रंगा, अवध किसान सभा कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार किसान सभा बाबा रामचंद्र, और आंध्र प्रांतीय किसान सभा कह रहा है इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। तो यूपी किसान सभा की स्थापना की थी इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय साहब ने, ठीक है। अवध किसान सभा जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी स्थापना। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और आंध्र प्रांतीय किसान सभा जो है NG रंगा के द्वारा की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अध्यक्ष कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के। इसके महासचिव NG रंगा थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो कह रहा है कि कौन से सही कथन है, तो तीनों ही सही कथन है, ठीक है। अखिल भारतीय जो किसान सभा 1936 में बनी थी उसमें सहजानंद सरस्वती, ठीक है, जो किसान कांग्रेस के नेता थे, वे अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष जो है सहजानंद सरस्वती थे, सचिव जो है NG रंगा थे। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। 20वीं सदी के किसान आंदोलन के संबंध में क्या असत्य है? तो इस प्रवृत्ति क्षेत्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की भी होती है, ठीक है। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्षेत्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की भी होती है। इस काल के आंदोलनों का नेतृत्व स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया था। इस काल में किसानों में उपनिवेशवादी विरोधी चेतना का उदय हुआ। इस काल के किसान आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक रहे थे, ठीक है। तो पूर्ण रूप से अहिंसक तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन इस काल के आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया था, ये सही कथन हो सकता है, ठीक है। असत्य कथन चुनना है ना हमको, असत्य कथन चुनना है। तो ये D जो है असत्य कथन इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 2 3 इसका उत्तर दिया हुआ है C। इस काल में अधिकतर किसान आंदोलन अहिंसक थे। अच्छा हाँ, ये गलत है ना, परंतु मोपला तेभागा तेलंगाना और आंदोलनों में हिंसा का तत्व मौजूद था, ठीक है। ये उत्तर जो है इसका कुछ गलत है, इसमें 100 नंबर का जो है कुछ गलत उत्तर दिया हुआ है। D इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का ये प्रश्न जो है समाप्त होता है। अगला जो हमारा डे 5 होगा, डे 5 का टॉपिक होगा कांग्रेस से पूर्व के संगठन, ठीक है, और कांग्रेस का स्थापना एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। कौन कौन सा अधिवेशन कहाँ का, ये टॉपिक चलेगा। अब तो उम्मीद है कि आपके लिए ये लाभदायक सेशन सिद्ध हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये टॉपिक है हमारा कल का, ठीक है, डे 5 का।